हाँ भाई देखना, यानी कि मैं बात करी थी आपसे प्रभाजी क्रिस्टलन की, तो देखो मतलब क्या कहा मैंने, इसका मतलब मैंने पानी की बात की है, और जब मैंने पानी की बात की है तो मैंने बात की है विलेयता की। किसकी बात की है मैंने? विलेयता की। अच्छा चला मुझे बताओ, आप लैंथेनम से सॉरी सीरियम से ल्यूटेशियम तक चलोगे तो विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? विलेयता घटेगी या बढ़ेगी? बताओ, कुछ भी जवाब दे दो, एक तो दोगे। देखो भाई, यहां से लेके आप यहां तक जा रहे हो, कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, तो परमाणु क्रमांक बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, यानी कि कहने का मतलब इसके पास माना दो हैं, ये मेरा पात्र है, इमेजिन करना, इसके पास माना दो एलिमेंट है, इसके पास माना तीन है, इसके पास माना चार है, समझना मेरी बात। और इन पात्र की, ये जो मैंने पात्र लिए हैं, ये कंटेनर लिए हैं, इनका साइज इक्वल है, इसका 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 और ल्यूटेशियम तक चलते हुए सबका साइज इक्वल है। तो जरा मुझे बताओ कि दो कण ज्यादा अच्छे से घुलेंगे या फिर आगे चल चल के घटेगी विलेयता? ध्यान रखो, क्यों क्यों घटेगी, क्या कारण है? अच्छा ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से जो पात्र में विलेय विलेय के कण हैं उनकी संख्या बढ़ती चली जाती है, और विलेय के कणों की संख्या जितनी ज्यादा होगी, और अगर मैं विलायक सेम वॉल्यूम का ले रही हूं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती है, मेरा कहने का मतलब कि आप इतनी सी चीनी लो और पानी में घोल दो, और उसी पानी में इतनी चीनी लो और उसे घोलो, सोचो, ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा अच्छे से घुलनशील कौन होगा? तो ध्यान रखना कि विलेयता सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाने पर घटती चली जाती है। तो विलेयता घटेगी, तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि विलेयता घटने के साथ साथ, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जो क्रिस्टल के रूप में पहले कौन प्राप्त होगा, जो घुला हुआ है या नहीं, बताओ। अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूं, अगर विलेयता कम होगी तो क्रिस्टल पहले मिलेगा, या विलेयता ज्यादा होगी तो क्रिस्टल पहले मिलेगा? आपने पानी में चीनी घोली, समझना मेरी बात, इतनी चीनी घोल दी आपने पानी में, ठीक है, उसकी विलेयता कम हुई कि नहीं हुई? विलेयता हुई कम। आप आराम से अपने हाथ से, जैसे मैंने माना इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ है, और पानी डाल के मैंने इसको चीनी से छकाछक भर दिया, मैं उसे घोलने लग रही हूं, तो सबसे पहले क्रिस्टल, जैसे माना कि ये पात्र है, इस पात्र में सीरियम भी पड़ा हुआ है, प्रेसियोडाइमियम भी पड़ा हुआ है, यानी कि ल्यूटेशियम तक के सारे तत्व यहां पड़े हुए हैं। विलेयता कॉन्टिन्यूसली देखो, सबसे पहले विलेयता सबसे ज्यादा इसकी, तो ये तो सबसे पहले घुल जाएगा, समझना, ये इसके बाद घुलेगा, ये इसके बाद घुलेगा, ये और ल्यूटेशियम तो सबसे एंड में घुलेगा। तो ल्यूटेशियम ही तो सबसे पहले क्रिस्टल के रूप में प्राप्त होगा, कि घुली हुई चीजों को प्राप्त कर लोगे पहले, जो सबसे कम, यानी कि ल्यूटेशियम अभी घुला नहीं है, ऊपर के ऊपर, जैसे पानी में चीनी डालो और रेत डालो, एक ही पानी में चीनी भी डालो और रेत भी डालो, तो आपको रेत के क्रिस्टल पहले मिलेंगे या चीनी के क्रिस्टल पहले मिलेंगे? ऑब्वियस सी बात है, अघुलनशील है। तो ध्यान रखना होगा क्या, प्रभाजी क्रिस्टलन विधि में जैसे जैसे आप आवर्त में बाएं से दाएं चलते चले जाते हो, तो बाएं से दाएं जाने पर विलेयता घटती जाती है, और जिसकी विलेयता जितनी कम होती है उसके क्रिस्टल सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो क्या होगा, समय का इंतजार करो, इसलिए तुमको पुरानी विधियां कहते हैं सबसे पहले सीरियम घुलेगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है समझो, आपने सबसे पहले लैंथेनाइड लवण आपने पानी में डाल दिए हैं, समझ रहे हो, और एक एक करके फिर सीरियम का इंतजार, यानी कि कितना समय लग जाएगा सोचो, यानी कि लास्ट में ल्यूटेशियम मिलेगा, हाँ सबसे पहले ल्यूटेशियम और सबसे एंड में कौन मिलेगा, सीरियम, कि हाँ भाई ठीक है, पहले ल्यूटेशियम निकाल लिया, है ना, यानी कि सबसे पहले ल्यूटेशियम अलग कर दिया, फिर तक, अब फिर तो वो तो छानने के बाद, जैसे पानी में रेत है, तो पानी में चीनी और रेत है, तो चीनी के पानी को अलग निकाल लो और रेत ऊपर से निकल के आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीनी को निकालना तो बहुत टफ है।
यानी कि ध्यान रखना, इसलिए इसको पुरानी विधि कहते हैं। बस इतना ध्यान रखो कि बाएं से दाएं जाने पर विलेयता जो होगी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और जिसकी विलेयता कम होगी वो उसके क्रिस्टल सबसे पहले प्राप्त होंगे। यानी कि समय समय का पर आपको अलग अलग एलिमेंट, जैसे आपने 8:05 पे स्टार्ट किया है अपना घोलना, तो 8:10 पे मानो आपको ल्यूटेशियम मिल गया, अलग समय पे उसका क्रिस्टलन हो गया। उसके बाद में मानो आपको उसके बाद में कौन मिल गया, जैसे यूरोपियम मिल गया, तो उसको अलग निकाल के रख दिया। और सबसे एंड में इंतजार करो समय का कि 10 बजे क्या मिला, सीरियम। हो गए सारे के सारे पृथक। यानी कि समय समय पर इनके क्रिस्टल प्राप्त करके आप क्या कर लेते हो, अलग अलग इन्हें पृथक किया जा सकता है। ये थी प्रभाजी क्रिस्टलन विधि। समझे कि नहीं समझे? अगली जो विधि है उसका नाम है प्रभाजी अवक्षेपण। प्रभाजी अवक्षेपण का मतलब क्या है? नाम से स्पष्ट है, कोई अवक्षेपक डालो, कोई भी अवक्षेपक, जिससे अवक्षेपक का मतलब होता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि जैसे पानी में रेत होती है ना, और रेत आपको तले में जमी हुई दिखाई देगी, उसे कहते हैं अवक्षेप। समझना क्या कहते हैं, किसे कहते हैं अवक्षेप? कि जैसे आपने देखा होगा, कभी आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में पढ़ा होगा, प्रयोग जो होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो कहते हैं कि आपको ऊंट जैसे कलर का अवक्षेप प्राप्त होगा। आपने कभी लैसानी विलियन बनाना सीखा होगा, लैसानी विलियन के बाद आप टेस्ट लगाते हो, नाइट्रोजन टेस्ट, हरे नीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो नाइट्रोजन की उपस्थिति का। देखे होंगे आपने कभी प्रैक्टिकल किया होगा तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अवक्षेप देखे होंगे। यानी कि क्या करते हैं आप कि आपको लेंथेनोन्स के लवण प्राप्त हो गए, उन लवण में आप कोई अवक्षेपक डाल दो। अवक्षेपक ऐसा होगा जो क्या करेगा, लेंथेनोन्स के अवक्षेप को अलग अलग कर देगा। देखो कैसे क्या करते हैं कि देखो एक चीज बताओ, बिल्कुल सेम वही है। अच्छा ये बताओ, अवक्षेप सबसे पहले किसका प्राप्त होगा? जिसकी विलेयता कम होगी। समझे कि नहीं समझे? हाँ ना, मेरे जवाब दो। मैंने क्या बोला कि ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि अवक्षेप सबसे पहले कौन सा प्राप्त होगा? जिसकी विलेयता कम होगी। अरे जो घुल जाएगा उसके अवक्षेप प्राप्त कभी नहीं होता है, ध्यान रखना। तो विलेयता क्या होगी? कम होगी। विलेयता कम होने का मतलब क्या है? विलेयता गुणनफल कम होगा। विलेयता गुणनफल कैसे रिप्रेजेंट करते हो? H2O को आप H प्लस OH माइनस में ब्रेक कर दो तो आपका KW जो होता है, विलेयता स्थिरांक या विलेयता गुणनफल भी कहते हैं आपको, KH2O, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H प्लस की सांद्रता मल्टीप्लाई OH माइनस की कंसंट्रेशन। समझे या नहीं समझे? अब देखना मैंने क्या बोला कि हाँ, H प्लस और OH माइनस। देखना H प्लस और OH, KW बराबर H प्लस की कंसंट्रेशन। समझना, विलेयता जिसकी कम होगी उसका अवक्षेप आपको सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, अगर आप बाएं से दाएं चलो आवर्त में, विलेयता क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। हो रही है कि नहीं हो रही? विलेयता कम हो रही है तो इमेजिन करो कि अगर, समझना, अगर मुझे OH माइनस आयन का कोई लवण डाल दूं, जैसे आपने OH माइनस का मतलब क्या है? जैसे आपने मानो इसमें NaOH डाला, ये अवक्षेपक बता रही हूं मैं। NaOH का मतलब क्या हुआ? आपने हाइड्रोक्साइड जो आयन रखता है उसका कोई अवक्षेपक डाल दिया। समझना, ये KW जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? OH माइनस की कंसंट्रेशन के। हाइड्रोक्साइड आयन डालोगे तो इसका मतलब आपने क्या किया? क्षारकता का निर्धारण किया। समझना मेरा मतलब, OH माइनस का मतलब क्या होता है कि आप बता रहे हो कि अगर OH माइनस की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो क्षारीय विलयन होते हैं। एक स्पेसिफाइड कंडीशन जब एसिड एंड बेस पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। तो देखो होता क्या है, बाएं से दाएं चलने पर विलेयता कम हो रही है, विलेयता कम हो रही है तो विलेयता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH माइनस के। अब जैसे ही आप इसमें कोई हाइड्रोक्साइड आयन वाला अवक्षेपक डालोगे तो हाइड्रोक्साइड वाला आयन वाला अवक्षेपक डालते ही
आप देखोगे कि बाएं से दाएं चलने पर अगर विलेयता कम हो रही तो क्षारकता भी क्या होगी, कम होगी। क्यों होगी क्षारकता कम? क्योंकि Kw इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब जैसी क्षारकता कम होगी, समझना, जैसी क्षारकता कम होगी तो क्या होगा, क्षारकता कम होने की वजह से सबसे पहले मुझे कौन सा अवक्षेप मिलेगा, ल्यूटेशियम का हाइड्रोक्साइड विलयन। समझे या नहीं? LuOH का होल थ्राइस होगा। हाँ, सबसे पहले कौन मिलेगा, LuOH का होल थ्राइस ल्यूटेशियम, यानी कि सबसे दुर्बल क्षार। क्षारकता कम होती जा रही है क्योंकि विलेयता कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कोई क्षारकता इकाई कोई, अरे क्षारकता तो हमने अपनी तरफ से बनाई है, विलयन को क्षारीय हमने बनाया है, समझ में आया? विलयन को क्षारीय कैसे बनाया हमने, NaOH का हमने, क्योंकि हमारे लिए अवेलेबल होता है ये आसानी से। ध्यान रखना, एसिड इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि एसिड से क्या है कि परेशानियां हो जाती हैं बहुत ज्यादा, कि आपने डायरेक्ट एसिड डाल लिया और किसी ने डायरेक्ट उसे स्मेल कर लिया तो दिक्कत है ना, उस हो सकती है साइंटिस्ट के साथ, कोई भी लेबोरेटरी में जो भी कोई प्रैक्टिकल कर रहा होता है उसके साथ। तो होता क्या है कि कोई NaOH आसानी से अवेलेबल हो जाता है, NaOH से रिलेटेड और भी जितने भी आप कुछ भी डालो उसमें OH माइनस अवेलेबल हो, तो क्या होगा, विलेयता कम होगी तो क्षारकता भी कम होगी। सबसे प्रबल क्षार कौन सा होगा, जो सीरियम का होगा, और सबसे दुर्बल क्षार कौन सा होगा, जो ल्यूटेशियम का होगा। तो सबसे पहले हमें कौन सा सबसे दुर्बल क्षार वाला मिलेगा कि सबसे प्रबल क्षार वाला, सबसे दुर्बल क्षार वाला, तो हमें सबसे पहले यानी कि ल्यूटेशियम का और लैंथेनम का OH का होल थ्राइस, सबसे बाद में कौन सा सबसे प्रबल क्षार, सीरियम ले सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लैंथेनम से स्टार्ट होते तो लैंथेनम के बारे में बात कर लेते। तो क्या होता है कि हम क्या करते हैं, क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम, क्षारकता के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स आयन प्राप्त कर लेंगे। पर ये हाइड्रोक्साइड्स आयन प्राप्त हुए क्योंकि ये टफ इसलिए, अब पुरानी रूढ़ विधि इसलिए पाई जाती है कि एक तो ये करो, इसके बाद इनके अलग अलग पृथक करने के लिए कोई और नई विधि लगाओ, इसलिए इनको मतलब आजकल यूज नहीं लेते हैं। ये थी प्रभाजी अवक्षेपण। बस इतना ध्यान रखो, कोई अवक्षेपक डालना है, वो अवक्षेपक क्षार के रूप में डालोगे। जब हम जानते हैं कि बाएं से दाएं चलने पर विलेयता कम होती जाएगी तो विलेयता गुणनफल कम होता जाएगा, विलेयता गुणनफल कम होता जाएगा तो क्षारकता कम होगी। अगर क्षारकता कम होगी, और सबसे अच्छी चीज बताऊं, क्षारकता कम होने का मतलब क्या होता है, देखो जहां इलेक्ट्रॉन को, देखो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और एक होता है इलेक्ट्रॉन त्यागना, समझ में आना। जो इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से त्यागते हैं वो क्षार, सॉरी अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। आप बाएं से दाएं चल रहे हो, आकार कम हो रहा है, देखा है हमने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बनी, या फिर आवर्त में तो हम जानते हैं कोष वही रहता है, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखो जैसे जैसे आप इधर से इधर चल रहे हो, इलेक्ट्रॉन देखो आकार छोटा मतलब नाभिक के साथ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने में उसे इतनी परेशानी आई होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, वहां पे क्षारकता और अम्लता के बारे में समझाते हैं अच्छे से। तो क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की पावर सबसे कम होगी क्योंकि ये बिल्कुल बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ है। सबसे क्या होगी, कम पावर होगी, और जिसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता सबसे कम होती है वो क्षारकता, क्योंकि वो अम्ल है। तो ये क्या होगा, एसिड, और अगर ये प्रबल एसिड है तो ये दुर्बल क्षार होगा। तो ये ध्यान रखना। ये था आपका प्रभाजी अवक्षेपण। अगली जो विधि है, ये तो पुरानी रूढ़ विधियां चल रही हैं, अगली जो विधि है इसका नाम है प्रभाजी ऊष्मीय विघटन। देखो प्रभाजी ऊष्मीय विघटन में क्या है कि देखो लैंथेनोन के जो नाइट्रेट और सल्फेट बनते हैं, जैसे मानो सीरियम, ऐसा, ये इसका क्या है, नाइट्रेट है। सल्फेट का मतलब क्या हो गया, ये इसका सल्फेट हो गया, सॉरी सीरियम 2 लगाना पड़ेगा, NO3 माइनस, हाँ क्योंकि ये इसलिए Ce2, ये क्योंकि देखो पावर कैसे जाती है, सीरियम पर या पावर 4 लगा देना, पावर टूटती है जब क्या होता है,
+4 यहाँ जाता है और सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पावरफुल कौन सी है, +4, और 2 इधर चला जाता है, SO4 - 2 ही होता है। तो ऐसे तो बनाते हैं अपन यौगिक। तो देखो ये तो सीरियम के नाइट्रेट और सीरियम के सल्फेट हैं जिन्हें ऊष्मा दी जाए, ध्यान रखना गर्म करना नहीं कह रही, हीट देने की बात कर रही हूँ। हीट देने का मतलब क्या है, देखो गर्म तो दोनों ही पोजीशन होता है, एक तो होता है ताप देना, ताप और ऊष्मा में अंतर होता है। ताप और ऊष्मा में अंतर क्या होता है, टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। ताप और ऊष्मा का अंतर ध्यान होगा, मैंने फिजिकल में बताया था आप लोगों को। ये दो पात्र हैं जिसमें एक में गर्म पानी भरा हुआ है, एक में ठंडा पानी है कंपैरेटिवली। तो ये तो आप इसके टेम्परेचर ज्ञात करते हो, समझ में आया? क्या ज्ञात करते हो आप, इनके टेम्परेचर ज्ञात करते हो, ये कितना गर्म है, ये वाला कितना ठंडा है। और इनके बीच जब तक आदान प्रदान होता रहेगा, आपने देखा है कि जैसे जैसे आपने मानो कि आपने सूर्य के प्रकाश में आपने कोई पानी रख दिया, एक बड़े से पात्र में पानी रख दिया, पानी का जो वातावरण है, अब आप बाहर जाओगे आपको मौसम गर्म मिलेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आप देखोगे कि धूप में आपने देखा है आपकी बॉडी गर्म हो जाती है, आपने फील किया कोई चीज रखी हुई गर्म हो जाती है, तो होता क्या है, क्योंकि उनमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि जो पानी रखा हुआ है वो ठंडा है और वातावरण जो एनवायरमेंट है वो क्या गर्म है। तो गर्म और ठंडे के बीच स्वतः ही क्रिया होने लगती है, जैसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं, आप ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम में पढ़ा है आपने, थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ में। तो देखो होता क्या है कि गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर आपने गर्म और ठंडी का निर्धारण किया है ताप के द्वारा। किसके द्वारा, कि इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है। ये बहुत काम की चीज है, ध्यान रखना। कभी आपसे पूछे अच्छा ताप और ऊष्मा में अंतर क्या है, तो आप अंतर बता पाओ कि इतना तो नॉलेज है मुझे। तो देखो ये गर्म से ठंडी वस्तु की ओर ताप का स्थानांतरण जिस विधि से होता है उसे कहते हैं ऊष्मा। समझ गए? ध्यान रखना, आप ये नहीं कहोगे कि हाँ मैंने हीट, इसका मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, ये सीरियम नाइट्रेट और सीरियम ऑक्साइड इन दोनों के गर्म और ठंडे विलयन लोगे, समझना, और गर्म और ठंडे विलयन के बीच में क्या दे रहे हो, आप उसे हीट दे रहे हो। ये ध्यान रखना, ऊष्मा का मतलब हमेशा यही होता है, दो टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में ताप का स्थानांतरण, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ऊष्मा। क्या कहलाता है, ऊष्मा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, हाँ देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से समझो। यहां से मैंने ये बोला कि सीरियम नाइट्रेट और सीरियम सल्फेट जो हैं वो क्या करते हैं, ऊष्मा में विघटित होकर बना लेंगे ऑक्साइड्स। क्या बना लेंगे, क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं। और देखो पृथ्वी कोई भी लेंथेनोन हो, अब देखना मैं एक वर्ड यूज कर रही हूं, कोई भी लेंथेनोन हो, चाहे वो सीरियम हो, चाहे वो ल्यूटेशियम हो, चाहे प्रेसियोडाइमियम हो, इन सब का ताप अलग अलग है, समझना। यहां ताप अलग है और यहां ऊष्मीय विघटन, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो क्या हुआ, इन सब का ताप अलग अलग है, ताप अलग अलग है। मानो देखो इधर देखना, सीरियम और प्रेसियोडाइमियम इन दोनों की तुलना मैं करती हूं। माना इसका टेम्परेचर, इसके नाइट्रेट जैसे सीरियम NO3 का, इसका भी नाइट्रेट, दोनों के नाइट्रेट ले लिए, माना इसका आपका है टेम्परेचर 20 केल्विन, समझना, इसका माना 30 केल्विन है, समझ गए। इन दोनों के बीच में ध्यान समझना, इन दोनों के बीच में माना इसका सीरियम के नाइट्रेट, इसका एक यौगिक ले लिया और दूसरा भी यौगिक ले लिया, माना इसके 30 है, इसका भी 30, इसका माना 40 है। तो इनके बीच में जो स्थानांतरण होगा वो ऊष्मा कहलाएगी। और इस ऊष्मा के बाद में देखो होता क्या है कि प्रत्येक ताप पर सबका ताप अलग अलग होगा, तो हर ताप पर, माना इसका 20 है सीरियम का, प्रेसियोडाइमियम का माना 30 है, आगे चलोगे तो 40, 50, 60 जितना भी है बढ़ता जाएगा, तो अलग अलग ताप पर अलग अलग समय पर अलग अलग ताप होगा, और अलग अलग समय पर अलग अलग ताप होने की वजह से अलग अलग समय पर आपको क्या प्राप्त होंगे, प्रत्येक तत्व के ऑक्साइड्स मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। और प्रत्येक तत्व के ऑक्साइड्स मिलेंगे तो होगा क्या, यानी कि प्रत्येक का ताप होता है एक अलग अलग, जिस पर ऑक्सी लवण प्राप्त होंगे आपको, सबके अलग अलग क्या प्राप्त होंगे, ऑक्सी लवण प्राप्त होंगे। और आपके लिए जो मैं कल के लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रही हूं, तो ये बता देना मुझे, लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक चलने पर ऑक्सी जो गुण है, ऑक्सीकरण का गुण है, वो घटता है या बढ़ता है, इसके बारे में बताना मुझे। और ये भी पूछ सोच के आना कि लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक चलने पर सबसे पहले किसका
ऑक्सीकरण होगा और किसका नहीं, यानी कि किसके ऑक्सीलमण प्राप्त होंगे और किसके नहीं। बाकी की चर्चा करेंगे कल, ठीक है।